नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी रिवर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए अनोखी और दिलचस्प कहानियां हिंदी में। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े हर नई कहानी के लिए। नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारतीय विश्व युद्ध 3 के छिड़ने के बाद 17वें वर्ष के 5वें महीने का एक चमकीला ठंडा दिन था। इमारतें ढह रही थी और ऊंची उजाड़ संरचनाओं पर हरियाली देखी जा सकती थी, जहाँ कभी इतना जीवन शहर खड़ा था। क्षितिज पर जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। इन सबके बीच भूमिगत अनुसंधान सुविधा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की लयबद्ध शोर से गुलजार थी। शुद्ध सफेद कोट पहने लोग एक मॉनिटर से महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी और नोटिंग कर रहे थे, जो चिकनी कोकून जैसे पॉट से भरे एक सफेद कमरे में था, जिनमें से प्रत्येक में एक इंसान पन्ना तरल में डूबा हुआ था। परीक्षण विषय XA002 को कमरा 702C में ले जाएं। एक रोबोट की आवाज के साथ एक सफेद कमरे में स्पीकर ने जोर से कहा। 2 सैनिक लेजर गन और अपने शरीर को पूरी तरह से काले रंग के भविष्य के कवच से ढके हुए कमरे में दाखिल हुए, ताकि पॉट को निर्दिष्ट स्थान पर ले जाया जा सके। 2 लोगों ने कमरे के बाहर एक तरफा निरीक्षण स्टैंड के माध्यम से उत्सुक आंखों से पॉड में मौजूद युवक को देखा। उनमें से एक ने पूछा, क्या यह प्रसिद्ध परीक्षण विषय है? एक सफेद कोट वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ निर्देशक, यह विषय हमारी प्रयोगशाला द्वारा अब तक बनाया गया सबसे अच्छा विषय है। उसने वृद्धिशील कठिनाई के साथ सिमुलेशन टेस्ट एक्स को 25 बार पास किया है। ये बहुत बढ़िया है। आपका बेटा कैसा कर रहा है? हुआ? क्या वो बहुत अच्छा कर रहा है? निर्देशक ने उस व्यक्ति के कंधे को थपथपाते हुए और उसके सफल प्रयास को बधाई देते हुए पूछा। ओह, वो सैन्य अकादमी में बहुत अच्छा कर रहा है। उसे हाल ही में मुख्य सेना का समर्थन करने के लिए मध्य पूर्व में एक मिशन दिया गया था। हाँ, ये जानकर अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। निर्देशक ने दिल खोलकर हंसते हुए उत्तर दिया। वैसे मैं जिस कारण से आया था, उस पर आते हुए निर्देशक की अभिव्यक्ति खुशी से गंभीरता में बदल गई। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। विषय को जल्दी से एक सुपर सैनिक बनाओ, निर्देशक ने सख्ती से कहा। यह उच्च अधिकारियों का आदेश है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वे हमारे सिर काट देंगे, समझे? लेकिन निर्देशक, वो अभी प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है। उसे समय चाहिए, सफेद कोट वाले व्यक्ति ने उत्सुकता से उत्तर दिया। आपके पास इसे करने के लिए 1 महीना है। कुछ अच्छे सुपर सैनिकों को जल्दी से तैयार करने के लिए जो भी साधन आवश्यक हो, उसका उपयोग करें। भले ही वो विफल हो जाए, आपके पास अन्य विषय हैं, निर्देशक ने सख्ती से निर्देश दिया, क्योंकि वो सुविधा से बाहर निकल रहा था। दुनिया भर की सरकारों ने युद्ध के प्रयास के लिए सुपर सैनिकों, जिन्हें उन्नत मानव भी कहा जाता है, के महत्व को तब महसूस किया जब संयुक्त राज्य सरकार ने 7 साल पहले पहली बार सुपर सैनिक बटालियन का इस्तेमाल किया था। इसके कारण वे युद्ध में बढ़त हासिल करने में सक्षम थे। प्रोजेक्ट एकलव्य सुपर सैनिकों के वर्तमान मानकों को बहुत अधिक उच्च स्तर तक बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल थी, जिससे उनकी मानसिक प्रसंस्करण गति और शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कोट पहने व्यक्ति ने एकलव्य परियोजना के नोएडा क्लस्टर 7 के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। निदेशक के साथ बैठक के बाद वो शोधकर्ताओं के कमरे में घुस गया और सौंपे गए कार्य पर निराशा व्यक्त की। XA002 को ट्राई आर्क रूम में ले जाएं। हम प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से गुस्सा दिखाई दे रहा था। सर, XA002 ने अभी तंत्रिका वृद्धि प्रोटोकॉल से गुजरा है, जिसके परिणामस्वरूप संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मस्तिष्क क्षमता की पारंपरिक सीमाओं को पार कर गई है। आनुवंशिक अनुकूलन चिकित्सा का प्रशासन गंभीर परिणाम हो सकता है, एक अधीनस्थ ने चिंता के साथ आवाज दी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ये उच्च अधिकारियों का आदेश है। इसे आगे बढ़ाएं। हमारे पास परिणाम दिखाने के लिए केवल 1 महीना है, अन्यथा। उसने अपने गले पर अंगूठे से इशारा किया, जो सरकार से उन्हें होने वाले परिणामों का संकेत दे रहा था। समाचार सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। शोधकर्ताओं के चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया गया। किसी ने भी XA002 को आनुवंशिक अनुकूलन देने के प्रमुख के निर्णय का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच परीक्षण विषय XA002 को कक्ष 702C में उसके पॉड से निकाल दिया गया और उसके दोनों पैरों और हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। चल कमीने, पूर्ण काले कवच में लिपटे सैनिक ने चिल्लाते हुए परीक्षण विषय के सिर पर अपनी लेजर गन से वार किया। युवा व्यक्ति चुपचाप चलता रहा। बेड़ियां लगी हुई थी। उसके बाल अपनी युवावस्था के बावजूद सफेद थे, जो उसे सुविधा में प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल की गई यातनापूर्ण विधियों का परिणाम था, और उसकी आंखें ग्लेशियर की बर्फीली आभा के साथ रसातल में घूरती हुई प्रतीत होती थी। ट्राई आग कक्ष मुख्य सुविधा के रूप में कार्य करता था, जहां विभिन्न संवर्धक और उत्तेजक पदार्थों को प्रशासित करके और अंत में उनके आनुवंशिक संशोधन के लिए आवश्यक सीरम को इंजेक्ट करके सुपर सैनिकों का निर्माण किया जाता था। इसमें शोधकर्ताओं के लिए प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करने के लिए एक अवलोकन स्टैंड था। कमरे के बीच में प्रक्रिया को प्रशासित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पॉड था। इसके अलावा पॉड से थोड़ी दूर पर एक मॉनिटर भी था, जिससे व्यक्तिगत रूप से परीक्षण विषय के शरीर की जांच करते समय विवरणों को ट्रैक किया जा सके। मुख्य वैज्ञानिक और उनके एक भरोसेमंद अधीनस्थ XA002 को दी जाने वाली खुराक के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। सामान्य खुराक उसे मार देगी, चीफ, और वह हमारे देश में अब तक देखे गए सबसे अच्छे परीक्षण विषयों में से एक है, अधीनस्थ ने कहा। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर वो मर जाता है, हम XA183 का उपयोग करेंगे। हम अगले 2 महीनों तक कोई और खुराक नहीं दे सकते, इसलिए ये हमारा एकमात्र विकल्प है, प्रमुख ने तिरस्कार भरी नजर से उत्तर दिया। दरवाजा खुला
और एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ युवक कमरे के बीच में आया, जहां उसे प्रक्रिया करने के लिए एक चिकना पॉड रखा गया था। सैनिकों की सख्त निगरानी में युवक से बेड़ियां सावधानीपूर्वक हटाई गई, जबकि प्रमुख दूर से देख रहे थे। विषय को पॉड में रखने के बाद सैनिक कमरे से बाहर चले गए, क्योंकि दोनों लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विषय को एनेस्थेटिक्स देना, पूरा हुआ तारांकन, मांसपेशियों को बढ़ाने वाली और मस्तिष्क को बढ़ाने वाली दवाएं देना, पूरा हुआ परीक्षण, विषय को जेनेटिक म्यूटेशन सीरम देना। तारांकन, अब हम इंतजार करते हैं, आशा करते हैं कि हम सफल होंगे, मुख्य वैज्ञानिक ने प्रार्थना की। प्रक्रिया शुरू होने के कुछ मिनट बीत गए। उनके अधीनस्थ ने चिंता के साथ प्रमुख को देखा और कहा, प्रमुख, महत्वपूर्ण शक्तियां तेजी से गिर रही हैं। इस समय व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब है। व्यक्ति के लिए खतरा पाया गया। महत्वपूर्ण संकेत तेजी से गिर रहे हैं। सिस्टम स्पीकर रोबोट की आवाज में जोर से बोले, व्यक्ति के लिए संभावित खतरे की घोषणा करते हुए। लानत है, यह विफल हो गया है ना? लानत है, चीफ ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए कहा। महत्वपूर्ण संकेत गिरते और स्थिर होते रहते हैं। क्या हो रहा है? एक तरफ हटो, मुझे जांचने दो। यह क्या बकवास है? महत्वपूर्ण संकेत आवश्यक सीमा से काफी नीचे गिर रहे थे और जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। प्रक्रिया अभी रोको, मशीन में कुछ खराबी है, त्रुटि। प्रक्रिया समाप्त नहीं की जा सकती। सैनिकों, अंदर आओ। हमें परीक्षण विषय को बलपूर्वक पॉड से बाहर निकालना होगा, चीफ ने अपने माइक्रोफोन के माध्यम से उन सैनिकों से कहा जो परीक्षण विषय को यहाँ लाए थे। चीफ और उनके अधीनस्थ 2 सैनिकों के साथ विषय को पॉड से बाहर निकालने और स्थिति की जांच करने के लिए कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, एक रोबोट आवाज ने घोषणा की, प्रक्रिया पूरी हो गई है। पॉड खोल रहे हैं। हिस पॉड अचानक खुल गया। बड़ी मात्रा में धुआं निकलने लगा, क्योंकि प्रक्रिया के बाद के उत्पाद ने पूरे कमरे को ढक लिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अंधे हो गए। थोड़ी देर बाद धुआं कम हो गया, जिससे पॉड में एक निलंबित अवस्था में युवक का पता चला। चीफ ने उस आदमी को देखा और उसके महत्वपूर्ण संकेतों की जांच की। कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं। मुझे लगता है कि वो मर चुका है, चीफ ने घोषणा की, XA002 की नब्ज की जांच करते हुए। ये सिस्टम पर भी वही दिखा रहा है, सर, अधीनस्थ ने आह भरते हुए चीफ को बुरी खबर दी। हाँ, अब आप दोनों बाहर जा सकते हैं। हम उसके शरीर की अंतिम जांच करेंगे और उसे निपटान के लिए दे देंगे। सैनिकों को अगले आदेश तक बाहर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। किसी भी अवशेष के लिए शरीर की जांच करें और निपटान क्रम का पालन करें। प्रमुख विफलता के लिए सिस्टम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को देख रहे थे। हम, क्या गलत हो सकता है? वैज्ञानिक ने सोचा, अनुसंधान लॉग पर सरसरी निगाह डालते हुए। क्या हुआ? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? क्रैक तारांकन क्रैक स्विच। अचानक वैज्ञानिक ने आवाजों का एक संग्रह सुना, जो इतनी अस्तव्यस्त थी कि उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या था। जवाब में अपना सिर घुमाते हुए, वैज्ञानिक ने चौंकते हुए कहा। उसके दिमाग में शरीर में जमा खून और एड्रेनालाइन की सारी हलचल थी। एक हल्की सी कर्कश आवाज सुनाई दी, और वो युवक जो मर चुका था, अपने हाथ में कुछ पकड़े खड़ा था। वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह उसका अधीनस्थ था जो युवक के शरीर की जांच करने गया था। वो अभी भी मज्जा को कपाल से बाहर निकलते हुए देख सकता था, जिसके पीछे तरल पदार्थ था। उसने रीढ़ से जुड़ी मुड़ी हुई धातु से इसकी पहचान की, जो वाइप स्ट्रेंथ साइब और वृद्धि थी, और यह आकार से मुड़ी हुई थी। सिंथेटिक टाइटेनियम को इस तरह के आकार में मोड़ने के लिए कितना बल लगाना चाहिए था? उसने सोचा। उसकी पीठ पर ठंडक दौड़ रही थी, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस एहसास के साथ वैज्ञानिक की पीठ पसीने से भीग गई थी और उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह सदमे में था। उसे पता था कि उसका सामना एक राक्षस से हुआ है। दुर्भाग्य से उसका शरीर पहले से ही उसका पिंजरा बन चुका था, और वह, उसका कैदी, उसकी दृष्टि हर पल धुंधली होती जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत नमी महसूस हो रही थी। यह क्या था? उसने खुद से पूछा, और फिर उसे एहसास हुआ, ओह, मैं रो रहा हूँ। उसने महसूस किया कि डर और आतंक से उसकी दृष्टि हर सेकंड धुंधली होती जा रही है। धमाका। युवक ने अपने अधीनस्थ के बेजान शरीर को जमीन पर फेंक दिया। क्रर तारांकन तारांकन क्रर। कमरे की लाइटें हिंसक रूप से टिमटिमाने लगी। उसकी निगाह कुछ देर के लिए लाइटों पर पड़ी, जो अचानक काली हो गई और कमरे में अथाह अंधेरा छा गया। क्रर लाइटें अपनी आखिरी चिंगारी की तरह फिर से चमक उठी। युवक, जो बहुत दूर खड़ा था, अचानक उसके सामने आ गया। ये देखकर वैज्ञानिक की पुतलियां फैल गईं और वो डर से कांप उठा। वैज्ञानिक के सिर पर बिजली का एक जोरदार प्रहार हुआ। प्रतिक्रिया देने में असमर्थ, उसका सिर 50 कैलिबर की गोली से तरबूज के टुकड़े की तरह फट गया और लाखों टुकड़ों में फट गया। खून और खोपड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए, कमरे की हवा में मिल गए। अब वो खून के समुद्र में डूबा हुआ था। खून के इसी समुद्र में डुबकी लगाई और नीचे के दृश्य को ठंडी निगाह से देखा। कोई भावना नहीं दिखाई। मौत। हाँ सीनियर, काम बहुत उबाऊ है और यह कवच बहुत भद्दा है, एक सैनिक ने शिकायत की, जो भविष्य के काले कवच में लिपटा हुआ था और एक लेजर गन से लैस था, जो ट्रायल आग कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। तुम मूर्ख हो। ये कवच सुपर सैनिकों के वार को आसानी से झेल सकता है, इसलिए इनका यहाँ उपयोग करना आवश्यक है। वरिष्ठ सैनिक ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ उत्तर दिया। जरूर जरूर सीनियर, लेकिन हम असफल परीक्षण विषयों के शवों का क्या करते हैं? कनिष्ठ सैनिक ने भरी जिज्ञासा के साथ पूछा। शवों के बारे में, वे अंगों को निकाल लेते हैं यदि वे अभी तक विफल नहीं हुए हैं और शरीर को भस्मक में जला देते हैं। ओह, और मैंने सुना है कि आपने 1 सप्ताह के लिए छुट्टी निर्धारित की है। सीनियर, हाँ, मेरी पत्नी ने घर पर एक बेटी को जन्म दिया है। मैं कल उससे मिलने जाऊंगा, चेहरे पर खुशी के भाव के साथ सीनियर ने कहा, क्योंकि वो अभी अभी एक बच्चे का पिता बना था।
दूसरे सैनिक ने खबर सुनते ही जल्दी से वरिष्ठ सैनिक को उसके बच्चे के जन्म पर बधाई दी और नवजात को अपना आशीर्वाद दिया। पास के सैनिकों के कानों में एक आपातकालीन सायरन गूंजा जो दर्शाता था कि ट्राय आक्रू में कुछ हो रहा है। दो सैनिकों ने यह भयानक रोबोट सायरन सुनते ही जांच करने के लिए एकदम सफेद कमरे में प्रवेश किया। वे अपनी बंदूकों को गोली चलाने के लिए तैयार रखते हुए सावधानी से कमरे में दाखिल हुए। कमरे में हुए नुकसान के कारण लाइटें अभी भी हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। दोनों सैनिक फर्श पर छोड़े गए खून के समुद्र के साथ साथ मस्तिष्क के कुचले हुए ग्रे पदार्थ और वाइपर साइबॉर्ग वृद्धि के दौरान रीढ़ से जुड़ी एक मुड़ी हुई छड़ को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर से अंधेरा छा गया। अपने नाइट विजन गॉगल्स चालू करो, वरिष्ठ सैनिक ने आदेश दिया। कमरे में लगे सेल्फ हीलिंग वायर ने लाइट को वापस चालू करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। लाइटें जल्द ही वापस टिमटिमाने लगी। परीक्षण विषय जो पॉड में होना चाहिए था कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और वैज्ञानिकों को एक भयानक तरीके से मार दिया गया। परीक्षण विषय कहाँ है? आखिर क्या हो रहा है? वरिष्ठ सैनिक चिल्लाया, कमरे में चारों ओर सावधानी से देखते हुए, क्योंकि वो अब एक ऐसे राक्षस से निपट रहा था जो इस तरह के कारनामे कर सकता था। वरिष्ठ, मुझे एक ट्रैक तारांकन बूम। वरिष्ठ की निगाह उस ओर चली गई जहां से आवाज आई थी। वो अपने सामने घटित हो रहे भयावह दृश्य को देख रहा था, क्योंकि उसके कनिष्ठ का ऊपरी शरीर गायब था। उसके निचले शरीर से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। सफेद बालों वाला युवक, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने कनिष्ठ के ऊपरी शरीर को एक सहायक से काट दिया हो, ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जो अंगों के अवशेषों और खून से सना हुआ था। थप सैनिक का बेजान निचला शरीर जमीन पर गिर गया। जैसे ही सैनिक ने वर्तमान स्थिति में खुद को संभालने की कोशिश की, सफेद बालों वाला डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसने अपनी लेजर बंदूक से उस युवक पर गोली चला दी, लेकिन वो बच निकला। सफेद बालों वाले युवक ने सिपाही का सिर पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि मस्तिष्क का पदार्थ कीचड़ में बदल गया और बलगम जेली की तरफ बाहर निकल आया। अच्छा, मैं अभी भी ताकत को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता, है ना? सफेद बालों वाले युवक ने अपने चेहरे पर फैले खून को पोंछते हुए शिकायत की। नोएडा क्लस्टर 7 नियंत्रण केंद्र। एक परीक्षण विषय के ट्रायक रूम से भागने के बाद क्लस्टर 7 के सभी सेक्टरों को कमांडर कोड Z जारी किया गया था। एक सैनिक ने नोएडा क्लस्टर 7 गार्ड फोर्स के कमांडर को सलामी देते हुए बताया, सेक्टर C को बंद कर दें और देखते ही मार डालने का आदेश जारी करें। सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह कोई साधारण परीक्षण विषय नहीं है जो इस बार भागा है। यह XA002 है, कमांडर ने गंभीर भाव के साथ आदेश दिया। समझ गए कमांडर, और क्लस्टर में सभी इकाइयों को पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है, सैनिक ने ऊंची आवाज में बताया। डेल्टा डिवीजन की यूनिट 2 रिपोर्ट कर रही है, ट्रायक रूम खाली है। लक्ष्य नहीं मिला। नोएडा क्लस्टर 7 के मुख्य वैज्ञानिक सहित 4 लोग हताहत हुए हैं। सेक्टर C8 के सभी कैमरे नष्ट कर दिए गए हैं, लानत है। 4 इकाइयों को उस सेक्टर में भेजो, कमांडर ने उत्सुकता से आदेश दिया। यूनिट 3 ने स्पीकर से एक जोरदार चीख के बाद अचानक संपर्क टूट गया। यूनिट 3, कृपया जवाब दे। सैनिक ने संपर्क स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खोई हुई इकाइयों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यूनिट 2 रिपोर्ट कर रही है, लक्ष्य का सामना किया और सफलतापूर्वक उस पर ट्रैकर लगाया। हताहत आए। सैनिक की रिपोर्ट बीच में ही कट गई क्योंकि एक और यूनिट लक्ष्य के कहर का शिकार हो गई। अब तक 3 यूनिट खो गई हैं। सर, ट्रैकर काम कर रहा है। लक्ष्य सेक्टर C8 के दक्षिणी मृत छोर की ओर बढ़ रहा है। अपने मॉनिटर पर मिनी मैप की निगरानी कर रहे सैनिक ने सूचना दी। सभी इकाइयों को लक्ष्य को घेरने का आदेश दे। हाँ कमांडर। कमांडर को रिपोर्ट करने के लिए एक सैनिक नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुआ। कमांडर, यूनिट 2 टीम लीडर रिपोर्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 रिपोर्ट कर रही है, लक्ष्य साइट पर नहीं मिला, केवल एक शव मौजूद है। यूनिट 5 रिपोर्ट कर रही है, यूनिट 1 और 6 से संपर्क किया, लक्ष्य स्थान पर नहीं मिला। कमांडर हैरान दिखे, क्या बकवास है? क्या यूनिट 2 ने नहीं कहा था कि यूनिट के खत्म होने से पहले उसने टारगेट पर ट्रैकर लगा दिया था? रुको, यूनिट 2। कमांडर की नजर पास में खड़े सैनिक पर गई, जिसने यूनिट 2 का बैच पहना हुआ था और जो पूरी तरह से कवच पहने हुए था। उसकी आंखें कांप उठी, मानो वो उस कवच के पीछे छिपे शैतान को देख सकता था, जो मुस्कुरा रहा था, मानो उसकी आत्मा को काटने के लिए तैयार हो। अच्छा, दुर्भाग्य से तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया, बुरे आदमी। XA002 ने सेक्टर C8 में मारे गए सैनिक की टोपी उतारते हुए कहा। कैसे? कमांडर ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, कांपते हुए और उस भयानक राक्षस को घूरते हुए जो इस जीवन में उसका भयानक अंत करने वाला था। कुछ मिनट पहले गार्डों को मारने के बाद वो कमरे में खड़ा था, चारों ओर खून का समुद्र था। उसने सुविधा से भागने के लिए अपनी अगली कार्रवाई के बारे में गहराई से सोचा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलूंगा, आपातकालीन सायरन बजने लगेंगे। शुभ है कि प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण चिप नष्ट हो गई। कमांडर का नियंत्रण केंद्र फिर कहाँ था? वैसे भी उसके पास ही निकास कुंजी है। सफेद बालों वाले युवा ने सुविधा के विभिन्न कमरों में अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान क्लस्टर के लेआउट के छोटे छोटे टुकड़ों और पैटर्न को याद किया, साथ ही वैज्ञानिकों के बीच सुनी गई बातचीत के कुछ अंशों को भी याद किया और अपने दिमाग में नियंत्रण केंद्र के स्थान को जोड़ रहा था। तो ये सेक्टर है ना? वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। मुझे एक योजना चाहिए। वो तेजी से सेक्टर C की ओर बढ़ा, अपने अलौकिक गति का उपयोग करते हुए सुविधा के भूल भुलैया जैसे लेआउट को पार करते हुए, लक्ष्य स्थान के रास्ते में कैमरों को नष्ट करते हुए। उसने सेक्टर C में गार्ड बल द्वारा भेजी गई 3 इकाइयों का ध्यान रखा, जो स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में दिखाई दे रही थी, जिससे कमांडर को उसे पकड़ने के लिए पूरे बल को तैनात करने के लिए प्रेरित किया।
अन्य क्षेत्रों को अपेक्षाकृत असुरक्षित छोड़ दिया, वो समाधान जिसका वो इंतजार कर रहा था। यूनिट 2 को मारने के बाद उसने गलत सूचना फैलाई कि उसके शरीर में एक ट्रैकर रखा गया था, लेकिन वास्तव में ट्रैकर को मृत सैनिकों के सिर पर रखा गया था और क्षेत्र में आंदोलन का भ्रम देने के लिए एक सफाई रोबोट के ऊपर सेक्टर सी के मृत अंत में रखा गया था। उसने जल्दी से यूनिट 2 के सैनिक गियर में बदलाव किया जिसे उसने मार दिया था। खून के उथले सागर में सिर लुढ़क गए, उनके चेहरे के भाव डर और आतंक से जम गए। XD002 ने मृत कमांडर के शरीर से क्रेडिट कार्ड जैसा चमकदार काला कार्ड उठाया। तो ये कुंजी है, हो, उसने सोचा, क्योंकि उसने नियंत्रण केंद्र में काम कर रहे मॉनिटर पर मिनी मैप की जांच की। एक त्वरित जांच के बाद वो सेक्टर 15 में निकास की ओर दौड़ा। उसके आश्चर्य के लिए वहां कोई गार्ड नहीं था। उसने निकास द्वार खोलने के लिए कार्ड की चाबी का इस्तेमाल किया और सुविधा छोड़ दी। जैसे ही वो सतह पर चढ़ा, उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर से और तेजी से धड़क रहा है, उसकी नब्ज तेजी से घट रही है और उसकी त्वचा पर ठंडा पसीना निकल रहा है। क्या हो रहा है? क्या ये प्रक्रिया मेरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा थी? डिंग! तारांकन लिफ्ट सतह पर रुक गई। आसमान में ऐसा लगा जैसे भगवान की छाया आसमान पर पड़ गई हो, जिसने वातावरण को अंधेरे की छाया में ढक दिया हो। उसने लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर सेकंड उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि उसका समय सीमित था। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा, अपनी इच्छा शक्ति के अंतिम जलते अंगारों का उपयोग करके खड़े होने का प्रयास करते हुए। अच्छा, लगता है कि यह सीमा है। कितनी शर्म की बात है, युवक ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा। कभी भी सच्ची आजादी का अनुभव नहीं किया। वो मर गया। भाग्यपूर्ण मुलाकात। युवक को लगा जैसे अंधकार ने उसे अपने आगोश में ले लिया है। उसे लगा कि वो धीरे धीरे रसातल के अथाह गड्ढे में गिर रहा है। उसका शरीर रेत से बने घर की तरह ढह रहा था और सुबह के सपने की तरह धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। तो मृत्यु के बाद ऐसा ही एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा अपने स्रोत की ओर टूट रही है। तारांकन, मेरे बच्चे, तुम अभी मरे नहीं हो। तारांकन, अचानक एक गहरी आवाज उसके दिमाग में घुसी, जैसे कोई उसके दिमाग में बात कर रहा हो। वो कौन है? मैं तुम्हें अपने दिमाग में क्यों सुन रहा हूँ? युवक ने स्थिति का आकलन करने की उम्मीद में गंभीरता से पूछा। तारांकन, मैं वही हूँ जिसे तुम इंसान, भगवान कहते हो। तारांकन आवाज ने शांत और गहरे स्वर में समझाया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अभी मरा नहीं हूँ, युवक ने कहा। आवाज ने विस्तार से बताना शुरू किया कि युवक तकनीकी रूप से अभी तक क्यों मरा नहीं है। आवाज ने समझाया कि वो अभी अनंत विश्राम के स्थान पर है, क्योंकि भगवान ने उसकी आत्मा को बुलाया है। तो वो अभी तक मरा नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी बरकरार थी। दुर्भाग्य से उसका भौतिक शरीर सुविधा से नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण, दिल के दौरे के कारण नष्ट हो गया था। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे पापों के लिए न्याय किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की हत्या की है, युवक ने पूछा। तारांकन, ये तुम्हारे मरने के बाद होगा। तुम निश्चित रूप से लंबे समय तक नरक में सड़ने वाले हो। तारांकन, उस पर आवाज ने ठहाका लगाया। हाँ, जरूर जरूर। तुम्हें यहाँ क्यों? थोड़ी देर के लिए आवाज शांत हो गई। तारांकन, ठीक है। मैं और अन्य देवता कुछ खेल खेल रहे थे और हारने वाले को अपनी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करके एक यादृच्छिक व्यक्ति को एक यादृच्छिक वैकल्पिक ब्रह्मांड में स्थानांतरित करना था। तारांकन, तो मैं इस छोटे से खेल के कारण यादृच्छिक रूप से स्थानांतरण के लिए चुना गया था जो तुम खेल रहे थे। तारांकन, संक्षेप में तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन इस स्थिति के लिए मैंने तुम्हें एक पावर अप देने का फैसला किया है। तारांकन, मुझे पावर अप की क्या आवश्यकता होगी? और मैं निश्चित रूप से इस पुनर्जन्म वाली बात से सहमत नहीं हूँ। तारांकन, हो तो आप इसे स्वीकार करते हैं क्या? क्या आप एक उपन्यास में एक सिस्टम के साथ सर्वशक्तिमान मुख्य चरित्र की तरह नहीं बनना चाहते हैं और एक हरम के साथ दुनिया पर शासन करना चाहते हैं? तारांकन, क्यों? इस बकवास को करने का कोई कारण नहीं है, बस मुझे नरक में फेंक दो। तारांकन, ओम, उस बारे में मैंने आपको बुलाने के लिए अपनी लगभग सारी शक्ति का उपयोग किया है, इसलिए मैं आपको नरक में नहीं भेज सकता। मेरे पास आपको नए शरीर से जोड़ने के लिए बस इतनी शक्ति बची है। तारांकन, मुझे आपके लिए ऐसा करने का एक कारण बताओ। तारांकन, हरम। तारांकन, हो। तारांकन, सिस्टम पावर। तारांकन, क्या यह आदमी वास्तव में भगवान है? चलो, वो उपनगरों से 14 वर्षीय बच्चे की तरह लिखता है, युवक ने सोचा। तारांकन, कितना असभ्य, मेरे जैसे दिव्य प्राणी से ऐसा कहना। तारांकन, आप यहाँ अवैध रूप से मेरे विचारों पर जासूसी कर रहे हैं। क्या ईश्वर की कानून पुस्तकों में गोपनीयता के अधिकार का कानून नहीं है? ईश्वर ने समझाया कि उसे ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए और एक यादृच्छिक ब्रह्मांड में एक यादृच्छिक व्यक्ति के रूप में देहांतरित हो जाना चाहिए। यादृच्छिक वैकल्पिक दुनिया का निर्धारण करने के लिए लॉटरी का उपयोग किया जाता है, और यह भी आपकी मातृभूमि भारत ही होगी। क्या होगा यदि मैं देहांतरित नहीं होना चाहता? तारांकन, ठीक है। फिर आपको मेरी शक्ति को रिचार्ज करने के लिए यहाँ 100 साल और इंतजार करना होगा ताकि मैं आपको नरक में भेज सकूं। तारांकन, हाँ। तो मैं फंस गया हूँ। अच्छा, युवक इस खबर पर अपना चेहरा थपथपाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए भौतिक शरीर नहीं था। मेरे पास देहांतरित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं निश्चित रूप से 100 साल बेकार नहीं बिताना चाहता। तारांकन, अच्छा विकल्प। अब पावक के बारे में। तारांकन, किसी भी पावक की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए छल कपट का इस्तेमाल करता हूँ तो यह उत्साहजनक नहीं है। तारांकन, ठीक है, मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करूंगा। मैं आपके जीवन के इस नए अध्याय के लिए शुभकामनाएं देता हूँ जो सामने आएगा। तारांकन, एक तीखी आवाज उसके सिर में घुस गई, जिसने उसे चौंका दिया।
उसका शरीर रसातल के अंतहीन गर्दे की ओर, अनंत अंधकार की ओर तेजी से बढ़ने लगा और उसका शरीर ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया। तारांकन, हो सकता है कि आप अपनी इच्छा पूरी कर सकें और इस जीवन में उस प्रश्न का समाधान पा सकें जो आपको वर्षों से परेशान कर रहा है। तारांकन, ईश्वर ने उसके दिमाग में ये कथन डालकर उसे विदा किया। उसने सोचा कि ईश्वर उसकी इच्छा से क्या मतलब रखता है। उसने अपने मन में कभी किसी चीज की इच्छा नहीं की। इच्छाएं उसके लिए बस अस्पष्ट चीजें थी और उसके पास कभी किसी चीज की इच्छा करने की विलासिता नहीं थी। मैं कहाँ हूँ? मैं और कितना नीचे गिरता रहूंगा? अथाह खाई के अथाह गड्ढे में गिरने के बाद वो अचानक हवा में रुक गया। उसने चारों ओर उस अंधेरे में देखा जिसने उसे कंबल की तरह ढंक दिया था। वो केवल भयावह अंधकार को ही देख पा रहा था और वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस गड्ढे में स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ अंधकार का कोहरा हो। मेरे शरीर को क्या हो रहा है? दृश्य एक शांत जगह में बदल गया जो स्वर्ग जैसा लग रहा था, क्षितिज पर फैले जंगल की रहस्यमय सुंदरता के साथ। वो पानी जैसे दिखने वाली जगह पर खड़ा था जिसमें साफ आसमान पानी के शरीर में प्रतिबिंबित हो रहा था। मैं कहाँ हूँ? दृश्य उसकी आंखों के सामने तेजी से बदलने लगा, एक उजाड़ अकालग्रस्त शहर से लेकर खुश नागरिकों से भरे एक समृद्ध शहर तक। इस तेजी से बदलते दृश्य के बाद रसातल के अंधेरे ने उसे घेर लिया जिससे उसकी सारी दृष्टि अंधी हो गई। उसने उन दृश्यों के बारे में सोचा जो उसे दिखाए गए थे। यह एक युद्धग्रस्त जगह है या यह एक समृद्ध जगह है जो वर्तमान में युद्धों का सामना कर रही है? ट्रक अंधेरा दरारें पड़ने लगी और प्रकाश की किरणें इन दरारों से प्रवेश करने लगी। दरारें हर सेकंड में चौड़ी होती गई, टूटते दर्पण की तरह जोर से चटकने लगी और प्रकाश दरारों से चुपचाप रिसता हुआ अपने कोमल आलिंगन में छायाओं को वश में कर रहा था। ट्रक तारांकन नाजुक अंधेरा उसके सामने हिंसक रूप से टूट गया और चमकदार रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। धीरे धीरे उसकी दृष्टि स्थिर हो गई क्योंकि उसने चमकदार नीला आकाश और दूर तक फैले हरे भरे जंगल को देखा। उसने नीचे देखा कि वो हवा में था, इस खूबसूरत दृश्य को देख रहा था। नीचे गिरना रोमांचकारी था, हालांकि वो शारीरिक रूप से कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। वो देख सकता था कि वो कितनी तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था। क्या यह मेरी आत्मा के नए शरीर से जुड़ने की प्रक्रिया? कई लोग तलवारों और ढालों से लड़ रहे थे और घुड़सवार सैनिकों को काट रहे थे। तो यह मध्ययुगीन काल है। गियो को देखते हुए दिशा अचानक बदल गई, जैसे कि एक तेज मोड़ लेते हुए सेना की पिछली पंक्ति की ओर बढ़ रहा हो। एक युवक सिर पर चोट के साथ युद्ध के मैदान में पड़ा था, उसके सिर से खून बह रहा था। युवक के बाल काले थे और महंगे कवच और पोशाक को देखते हुए वो सबसे अधिक कुलीन था। वो अचानक एक पल के लिए अंधा हो गया और अगली बात जो उसने देखी वो साफ नीले आसमान को देख रहा था। अपने शरीर से अलग होने के बाद उसे आखिरकार भौतिकता का एहसास हो सकता था और उसके सिर पर लगी चोट ठीक हो गई थी। उसके माथे पर सूखा खून रह गया था। लाशों की बदबू ने उसे घेर लिया और दूर से चीखें और गालियां सुनाई दे रही थीं। सैकड़ों आदमियों और घोड़ों की लाशें उसके बगल में सड़ने के लिए छोड़ दी गई थीं। उसके बगल में पड़ी लाशों को कौवे पहले से ही निशाना बना रहे थे और उनका भक्षण कर रहे थे। दिलचस्प जगह, लेकिन ढेर सारी लाशें और खून के इस तालाब से गुजरना परेशान करने वाला है। वो तेजी से उठा, उसने अपने पास पड़ी एक घड़िया लोहे की तलवार पकड़ ली। उसने आसपास के इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया ताकि कोई ऐसा उपकरण मिल सके जो उसे युद्ध के मैदान में काम आ सके। इस त्वरित खोज से कुछ अच्छे परिणाम मिले क्योंकि अब उसके पास एक ढाल और एक नया कवच था जो उसे एक मृत सैनिक से मिला था। उसने एक भाला भी पकड़ लिया जो किसी लाश के आंत में फंसा हुआ था। क्या मुझे युद्ध के मैदान में जाना चाहिए या बस दूर से देखना चाहिए? युद्ध खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? वो दुविधा में था। युद्ध का मैदान यह एक चमकदार धूप वाला दिन था जो हरे भरे जंगल से घिरा हुआ था। दो सेनाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे पर हमला करने के कारण चीखें और खून जमा देने वाली आवाजें हवा में भर गई थीं। इन सब के बीच एक युवक लाशों के ढेर पर बैठा हुआ था और अपने भाले को कंधे पर टिकाकर युद्ध को देख रहा था। वो सोच रहा था कि युद्ध के मैदान में शामिल होना चाहिए या नहीं। ये तलवार बेकार है, ये तलवार टूटने से पहले शायद 5 बार ही झेल सकती है। आखिर इस कचरे को किसने बनाया है? युवक ने सोचा जब वो अपने पास पड़ी हुई घटिया लोहे की तलवार को देख रहा था जिसे उसने पहले उठाया था। अच्छा, कम से कम भाला तो अच्छा है। मुझे इसकी लंबाई को तोड़कर कुछ फेंकने वाले भाले भी बनाने चाहिए, उसने सोचा और उठकर दुश्मनों पर फेंकने के लिए और भाले ढूंढने लगा। वो लाशों से भाले उठाता हुआ और उसकी लंबाई को तोड़कर एक अस्थायी फेंकने वाला भाला बनाता हुआ घूम रहा था। युद्ध खत्म होने का इंतजार करते हुए घंटों बेकार बैठना बोरिंग है। मैं युद्ध के मैदान में शामिल हो जाऊंगा, मुझे लगता है। युवक ने एक लाश के सीने से तलवार निकालते हुए सोचा। उसने तलवार को म्यान में रखा और अपनी कमर पर लटका लिया और युद्ध के मैदान का बेहतर नजारा लेने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और युद्ध के मैदान की ओर देखते हुए अपने सहयोगी सेना को देखा। युवक ने शरीर के कवच पर नजर डाली थी जिसे उसने किसी शिखा की जांच करने के लिए स्थानांतरित किया था। उसने कवच पर एक सुअर की शिखा देखी जिससे उसने निष्कर्ष निकाला कि मित्र सेना इस शिखा से मिलता जुलता एक झंडा ले जाएगी। उसने झंडों को खोजने के लिए उत्सुक आंखों से युद्ध के मैदान की ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने एक झंडे पर एक सुअर को देखा। बिंगो, तो यह मित्र सेना है। इस अराजकता में मेरा प्रवेश कहाँ? उसने पाया कि मित्र सेनाएं अग्रिम पंक्तियों से दुश्मनों को बहुत अच्छे से पीछे धकेल रही हैं। मित्र सेना का कमांडर पिछली पंक्ति में घोड़े पर बैठकर आदेश दे रहा था। उसने मैदान की छानबीन की और पाया कि कुछ सैनिक दुश्मन की पंक्तियों को तोड़कर जंगल में जा रहे हैं। पिछली पंक्ति में कमांडर को निशाना बना रहे हैं। क्या हम
मध्ययुगीन युद्ध में पदार्पण करने का समय आ गया है, युवक ने सोचा, क्योंकि वो अपना अवलोकन समाप्त करने के बाद पेड़ से नीचे कूद गया। ये शरीर बहुत थक गया है, लेकिन मैं प्रबंधन कर सकता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए फेंकने और लड़ने के लिए पर्याप्त फिट है, युवक ने अपने शरीर को तानते हुए सोचा। वो वास्तव में काफी मांसल था और तलवार कला के व्यापक अभ्यास के निशान थे। उसने मित्र सेना की पिछली पंक्ति की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मैं घात लगने का इंतजार करूंगा, उसने सोचा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। धैर्यपूर्वक दुश्मन सेना द्वारा कमांडर पर घात लगाने का इंतजार कर रहा था। इस दौरान दुश्मन सेना थोड़ा पीछे हटती हुई प्रतीत हुई, जिससे अग्रिम पंक्ति आगे बढ़ गई, जिससे पिछली पंक्ति और अधिक उजागर हो गई और घात लगाने के लिए यह और भी कमजोर हो गई। कमांडर इस बात से बेखबर लग रहा था कि पिछली पंक्ति के साथ क्या होने वाला था, जिसमें मुश्किल से 50 सैनिक थे। हवा चुपचाप युद्ध के मैदान में बह रही थी और दूर से पत्तों के हिलने की हल्की आवाजें सुनी जा सकती थी। इन सबके बीच 100 से अधिक प्रशिक्षित सैनिकों के धीमे और नरम कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी। वे आखिरकार पहुंच गए। कमांडर अभी भी बेखबर था और उसने यह नहीं देखा था कि दुश्मन उन्हें पिछली पंक्ति पर घात लगाने के लिए आगे बढ़ने दे रहे हैं। वो उनके बीच हो रही स्पष्ट बातचीत को सुन सकता था। उसने दुश्मन सेना के कमांडर की जांच करने के लिए झांका और उसने दुश्मन के प्रतीक चिन्ह के साथ अलंकृत कवच से सुसज्जित एक आदमी को पाया। आदमी बाकी लोगों से विशिष्ट आभा के साथ एक राजसी रूप दे रहा था, जिससे उसने निष्कर्ष निकाला कि वो आदमी नेता था। नेता के बिना एक सेना एक सिरहीन मुर्गी है। हालांकि लड़ाई में संख्या मायने रखती है, लेकिन नेता के बिना बल की गुणवत्ता काफी कम हो जाती है, जिससे वे आसान लक्ष्य बन जाते हैं। वो धैर्यपूर्वक घात का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने नेता को दूसरे कमांडर के घोड़े को निशाना बनाने के लिए एक धनुष निकाला था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो भाग न सके। एक हल्की सीटी की आवाज गूंजी, क्योंकि तीर ने अत्यंत सटीकता के साथ वायुमंडल को भेद दिया और घोड़े की खोपड़ी में घुस गया। कमांडर ने दुश्मन की अग्रिम पंक्ति में घुसकर और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करके एक सफलता हासिल की थी। सेनाधिपति, हमने उनके दाहिने हिस्से में एक और सफलता हासिल की है, एक सैनिक ने दृढ़ आवाज के साथ सूचना दी। सैनिकों, आगे बढ़ो, जय विजयनगर, हर हर महादेव, कमांडर ने चिल्लाया और उसका युद्ध घोष पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठा। विजयनगर के लिए, विजयनगर के लिए, विजयनगर के लिए। सैनिक चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें युद्ध जीतने के लिए नया जोश भर गया था। सैनिकों ने जोश के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया और उनके शरीर में एड्रेनालाइन का संचार होने लगा, जिससे दुश्मन की रेखाएं टूट गई। हम इसे जीतेंगे, अपने घोड़े पर बैठे कमांडर ने अपने निजी गार्ड से कहा। यह उत्साहपूर्ण दृश्य कुछ ही समय तक चला, क्योंकि एक तीर कमांडर के घोड़े में लगा और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। घात लगाना शुरू हो गया था और 100 सैनिक हरे भरे जंगल से निकल आए। कमांडर तेजी से उठा और स्थिति से चौंकने के बावजूद उसने जल्दी से गार्ड को रक्षात्मक स्थिति में आने का आदेश दिया। कमांडर ने अपनी तलवार निकाली और खुद को बेकाबू स्थिति से बचाने के लिए एक रुख अपनाया। इस बीच एक युवक उत्सुकता से घात लगाकर बैठे दुश्मन सेना के नेता पर हमला करने और उसे मारने का मौका तलाश रहा था। दुश्मन नेता के पास 4 गार्ड थे और उसने अपनी सेना को पीछे की पंक्ति से आने का आदेश दिया। मित्र देशों के कमांडर के लिए सुदृढ़ीकरण कहीं नहीं दिख रहा था और दुश्मन सेना गार्ड के साथ भयंकर रूप से भिड़ गई। इस सारी अराजकता के बीच वो दुश्मन सेना की पिछली पंक्ति के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि उनके नेता ने मित्र देशों की सेना के अनुभवी गार्ड को हराने के लिए अपनी अधिकांश सेना को आगे बढ़ाया। उसने बेखबर गार्ड पर निशाना साधा कुछ मीटर की दूरी से। वो नेता को निशाना नहीं बना सकता था, क्योंकि ऐसा होने की संभावना थी कि घटिया भाला उसके कवच को भेद न पाए, लेकिन गार्ड के चमड़े के कवच को भाले से भेदा जा सकता था। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गई थी। जब उसने भाले को अत्यंत सटीकता से लक्ष्य पर फेंका तो उसकी नसों में एड्रेनालाइन का संचार हुआ। एक रक्त जमा देने वाली चीख गूंजी जब भाला गार्ड के चमड़े के कवच को भेदते हुए उसे मार डाला। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, वो अगले गार्ड की ओर भागा, अपना भाला उसके गले में घुसा दिया, जिससे वो तुरंत वापस निर्माता के पास चला गया। खूनी दृश्य से चौंके दुश्मन नेता ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, उसे मार डालो। वो जल्दी से 2 गार्डों और नेता के साथ जंगल में वापस चला गया। एक गार्ड उसके पहले से ही थके हुए शरीर को पकड़ रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली। वो अचानक रुक गया और पीछे मुड़ा, अपनी तलवार को पास आ रहे गार्ड पर फेंक दिया। गार्ड रुक नहीं सका और तलवार से टकराया, जो उसकी छाती में घुस गई। उसने दूसरे गार्ड पर शरीर को लात मारी और अपनी तलवार खींच ली। ये देखकर दूसरा गार्ड चौंक गया। उसने अपना भाला पकड़ा और दूसरे गार्ड पर फेंक दिया, जो उसके चेहरे को बहुत करीब से छेदता हुआ निकल गया। तुम कौन हो? नेता ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालकर लड़ने के लिए रुख अपनाते हुए पूछा। मैं उसे समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, युवक ने सोचा, रुख अपनाते हुए और जवाब देते हुए। मैं मृतकों से बात नहीं करता। नेता ने उसकी छाती पर निशाना साधते हुए उस पर हमला किया, जिसे उसने रोक दिया और पीछे हट गया। उसने गर्दन पर निशाना साधते हुए एक साइड स्लैश से जवाब दिया, जो जल्दी से विक्षेपित हो गया। वे लड़ते रहे, क्योंकि हर टक्कर के साथ चिंगारियां निकल रही थी और जंगल में स्टील के टकराने की आवाजें गूंज रही थी। शरीर पहले से ही थक चुका था और पुनर्जन्म के कारण पतन की कगार पर था। ये लड़ाई युवक के लिए उत्साहवर्धक थी, क्योंकि उसने लंबे समय के बाद खुद को एक प्रतिकूल स्थिति में डाल दिया था। तुम थके हुए लगते हो। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह की कृपा से मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा, काफिर, नेता चिल्लाया। कष्टप्रद, चिल्लाना बंद करो और आओ, युवक ने दुश्मन के घात बल के नेता को ताना मारते हुए कहा। नेता ने एक बार फिर अपनी तलवार उसके कंधे पर निशाना साधते हुए घुमाई।
उसने इसे बचने के लिए जल्दी से अपनी बाजू घुमाई, नेता के घुटने के अंदर एक शक्तिशाली लात मारी, इसे बाहर की ओर घुमा दिया, घुटने की जोड़ को तोड़ दिया। उसने गिरे हुए नेता को देखा और कहा, मैं और आनंद लेना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां। इंशाल दुश्मन के अंतिम शब्द बीच में ही कट गए क्योंकि उसने अपनी तलवार उसके मुंह में डाल दी। उसने सोचा और कटे हुए सिर को बालों से उठाकर युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। परिणाम दिन की शुरुआत सूरज की तेज रोशनी से हुई, जिससे हरे भरे जंगल पर एक गर्म चमक छा गई। हल्की हवा में पत्तियां धीरे धीरे सरसरा रही थी और आसमान साफ चमकीला नीला था। हालांकि जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मौसम बदल गया। धीरे धीरे काले बादल छाने लगे, जिससे परिदृश्य पर अशुभ छायाएं छाने लगी। कभी हल्की हवा चलने वाली तेज हवा में बदल गई, जिससे पेड़ों की शाखाएं हिंसक रूप से हिलने लगी। काले बादलों ने दिन के उजाले को निगल लिया, युद्ध के मैदान को एक सूक्ष्म रेंगते हुए अंधेरे में ढक दिया। सैनिकों, रक्षात्मक स्थिति में आ जाओ, कमांडर चिल्लाया। अपने सैनिकों को आने वाले दुश्मन की रक्षा के लिए एक फाल्निक्स जैसी संरचना बनाने का आदेश दिया। चौंके हुए सैनिकों ने जल्दी से खुद को संभाला और अपने कमांडर को केंद्र में रखकर अपनी स्थिति में आ गए। घात लगाते ही भयंकर झड़पें शुरू हो गई और दुश्मनों ने घाट की ढाल की दीवार पर हमला कर दिया। झड़प तारांकन झड़प, उनके पास बहुत ज्यादा सैनिक हैं। सेनाधिपति, कमांडर, ढाल की दीवार से एक गार्ड ने सूचना दी। लानत है, हमें सुदृढ़ीकरण की जरूरत है और अग्रिम पंक्ति बहुत आगे बढ़ गई है, कमांडर ने जवाब दिया। सेनाधिपति, सेना को आपकी जरूरत है, हम उन्हें रोक लेंगे ताकि आप बच सके, एक चिंतित गार्ड ने कहा। कमांडर ने अपनी अक्षमता और घात लगाने की तैयारी करने में विफलता के लिए खुद को कोसा। स्थिति हर पल और भी भयावह होती गई क्योंकि गार्ड एक एक करके दुश्मन के हमले में गिरते गए। दुश्मन की अधिक संख्या के कारण उन्हें पीछे धकेल दिया गया। लड़ाई जारी रही, दोनों पक्षों में हताहतों की संख्या बढ़ती गई। दुश्मन की संख्या आधी हो गई थी, जबकि गार्ड ने लगभग 20 सैनिक खो दिए थे। गार्ड बल की दुर्जय रक्षा का सामना करने के बाद दुश्मन ने अपनी रणनीति को तेजी से समायोजित किया। अपनी अधिक संख्या के कारण वे अपेक्षाकृत आसानी से कमजोर पक्ष से टूट गए। कमांडर ने गठन को समायोजित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कम संख्या ने हमले के खिलाफ उचित बचाव करना असंभव बना दिया। मामले को अपने हाथों में लेते हुए कमांडर ने एक शेर की तरह लड़ाई में प्रवेश किया जो अपने शिकार का पीछा करता है। स्विश स्विश शक्तिशाली हमलों के साथ उसने तेजी से 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, उन्हें जल्दी जल्दी काट डाला। थम, यहाँ आओ, तुम काया, कमांडर चिल्लाया। एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर उसने अपना कहर जारी रखा, 3 और दुश्मनों को मार गिराया और उनके लाल खून में नहाया। हालांकि उसकी गति अल्पकालिक थी क्योंकि वो पेट में एक चाकू लगने से घायल हो गया था। पीड़ा में जमीन पर गिरते हुए उसके बाद के जीवन के प्रयासों को उनके घायल नेता की रक्षा करने वाले गार्डों ने विफल कर दिया। उनकी संख्या कम होने और थकावट के साथ कमांडर पर आत्म विनाश की भावना छा गई क्योंकि उसने अपने गार्डों को हार में कटते हुए देखा, अपने खून बहते पेट को पकड़ लिया। ओह शिव, क्या यह मेरी यात्रा का अंत है? कमांडर ने सोचा, लड़ाई को एक गंभीर नजर से देख रहा था। बैकलाइन पर हमला हो रहा है, एक दुश्मन सैनिक चिल्लाया, जिसने युद्ध के मैदान में सभी को सतर्क कर दिया। सुदृढ़ीकरण, कमांडर ने कहा, उसकी आंखों में आशा की एक झलक टिमटिमा रही थी। राजकुमार आ गया है, एक गार्ड ने राहत भरी आवाज में कहा। राजकुमार जीवित है, कमांडर ने बड़बड़ाया। अविश्वास उसके दिल में घुल मिल गया क्योंकि वो पुष्टि करने के लिए दौड़ा। ये कैसे संभव है? राजकुमार निश्चित रूप से लड़ाई के दौरान मर गया है। कमांडर ने पूर्ण अविश्वास में बड़बड़ाया, राजकुमार को लड़ते हुए देख रहा था। वो मरा नहीं, क्या मैंने कोई गलती की? क्या मेरा फैसला गलत था? यह विचार कमांडर के दिमाग में आया क्योंकि उसने राजकुमार की मौत का फैसला करने के लिए खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। बैकलाइन के पास पहुंचकर कमांडर उसके पीछे जमीन पर लाशें बिखरी हुई थी, जो उसके पराक्रम की निशानी थी क्योंकि वो दुश्मन सैनिकों को तेज और घातक हमलों से मार गिराता था। कमांडर की निराशा गायब हो गई जब उसने अपने सामने दृश्य को देखा। यहाँ उनका उद्धार था, जो इस साहसी युवा योद्धा के रूप में सन्निहित था। कुछ ही क्षण पहले युवक दुश्मन के नेता का कटा हुआ सिर लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा था। उसका इरादा स्पष्ट था, अपने विरोधियों के दिलों में डर पैदा करना और अपने साथियों को जीत के लिए प्रेरित करना। युद्ध अभी भी उनके चारों ओर जारी था। रक्षकों ने अपने कमांडर की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, भारी बाधाओं के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प अडिग था। और अब राजकुमार के आगमन के साथ उनकी उम्मीदें पहले से कहीं अधिक बढ़ गईं। अपनी तलवार निकालकर उसने उसे सीधे पीछे की पंक्ति में एक और अनजान सैनिक के दिल में घुसा दिया। सैनिक के अंतिम सांस लेते समय हवा में चीखें गूंज रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से दूसरे चौके हुए सैनिक पर हमला किया। एक शक्तिशाली ऊपरी झटके से उसका चेहरा 2 भागों में काट दिया। मांस उड़ गया, जिससे उजागर मस्तिष्क दिखाई देने लगा और रक्त और तरल पदार्थ एक धार की तरह बह निकले। तुम कौन हो? एक दुश्मन सैनिक चिल्लाया, उसकी आवाज में डर और भ्रम की झलक थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, युवक ने उत्तर दिया और गिरे हुए दुश्मन से एक और तलवार पकड़कर दोनों हाथों में ले ली। बेजोड़ क्रूरता के साथ वो दुश्मन की पंक्तियों पर टूट पड़ा, ब्लॉकों और हथियारों को विक्षेपित करते हुए। प्रत्येक वार के साथ सैनिकों को काटते हुए वो चतुराई से आने वाले वार के नीचे झुक गया और जवाब में अपनी तलवार दुश्मन की ठोड़ी में घुसा दी, जिससे वो खून से लथपथ हो गया। दुश्मन के एक सैनिक ने बिना समय गंवाए उस पर झपट्टा मारा और अपनी तलवार से उसके पेट पर वार किया। एक तरल गति में उसने वार को टाल दिया, दुश्मन के सीने में भोंक दिया और फिर तेजी से अपनी दूसरी तलवार से उसका सिर काट दिया।
बेजान शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने उसे दूसरे आगे बढ़ते सैनिक की ओर लात मारी, जिससे उसका हमला विफल हो गया। समय रुक गया लग रहा था क्योंकि युवक बेजोड़ कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहा था। युद्ध का मैदान उसके गिरे हुए दुश्मनों की पीड़ा भरी चीखों से गूंज रहा था। खून ने धरती को दाग दिया, बहुत बुरा हुआ, उसने सोचा। जैसे ही उसने दुश्मन नेता का कटा हुआ सिर उठाया और दुश्मन सैनिकों को संबोधित किया, तुम्हारा नेता मर चुका है, फिर भी तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो। अपने हथियार छोड़ दो और आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सैनिक अपने गिरे हुए नेता के कटे हुए सिर को देखते रहे। इस भयानक दृश्य के सामने उनका संकल्प डगमगा गया। अपने नेता की मृत्यु को देखने का मनोबल गिराने वाला प्रभाव, साथ ही अकेले योद्धा द्वारा जबरदस्त बल प्रदर्शन ने उन्हें हिलाकर रख दिया और लड़ाई जारी रखने में हिचकिचाहट पैदा कर दी। जैसे जैसे सुदृढ़ीकरण दूर से आ रहा था, दुश्मन सेना की हार स्पष्ट होती जा रही थी। बचे हुए सैनिकों के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति की निरर्थकता का एहसास हो रहा था। काफिर भोले हैं, वे हमेशा उन लोगों की जान बख्श देते हैं जो आत्मसमर्पण कर देते हैं। दुश्मन सैनिकों में से एक ने सोचा। अपने अगले कदम पर विचार करते हुए, निर्णायक कदम उठाते हुए उसने अपने हथियार नीचे कर दिए और भारी बाधाओं के सामने हार स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर कर दिए। शेष सैनिकों ने भी ऐसा ही किया, अपने हथियार नीचे करके आत्मसमर्पण कर दिया, ये जानते हुए कि साम्राज्य उन्हें छोड़ देगा। इस बीच युवक दुश्मन को इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करते देख खुश हो रहा था। उसने पहले गार्डों को ये कहते हुए सुना था, राजकुमार हमें बचाने के लिए वापस आ गया है, जिससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस शरीर का पिछला मालिक वास्तव में एक राजकुमार था। सैनिकों, मेरी बात सुनो, दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, हम विजेता हैं, युवक ने घोषणा की। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। गार्डों ने उसका उत्साहवर्धन किया, जबकि एक गार्ड ने घायल कमांडर की देखभाल की। जैसे ही सुदृढ़ीकरण घुड़सवार सेना आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को युद्धबंदी बनाने के लिए पहुंची, युवक ने एक नया आदेश जारी किया। ये राजकुमार का आदेश है। सैनिक चौकन्ने खड़े थे, सांस रोककर उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबको मार डालो, एक भी नहीं छोड़ना। अप्रत्याशित आदेश सुनकर दुश्मन सैनिकों के चेहरे डर से मुड़ गए। उन्होंने बख्शे जाने की उम्मीद में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन एक क्रूर भाग्य का सामना करने के लिए। लेकिन तुमने कहा था कि तुम हमें छोड़ दोगे, दुश्मन सैनिकों में से एक हताश होकर चिल्लाया। अपने अगले जन्म में अधिक सावधान रहना, युवक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसने कभी भी अपने दुश्मनों को युद्ध में ढीले छोरों को छोड़कर जीवन बचाने का इरादा नहीं किया। ये बाद में उसकी यात्रा में घातक साबित हो सकता था। तलवारें लहराते हुए घुड़सवार सेना निहत्थे दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़ी और उन्हें बिना किसी दया के घायल कर दिया। युद्ध के मैदान में दुश्मनों की पीड़ा भरी चीखें गूंज रही थी, जो युवक के कानों में एक गंभीर सिम्फनी की तरह काम कर रही थी, जबकि उसका अपना शरीर ढहने के कगार पर था। वो होश में आने के लिए संघर्ष कर रहा था, युद्ध के अंत को देखने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि उसके चारों ओर की दुनिया तेजी से धुंधली हो रही थी। दूरी पर उसने कई आकृतियों को देखा, लेकिन उसकी दृष्टि तेजी से फीकी पड़ रही थी। एक एक घुड़सवार हमले के साथ सुदृढ़ीकरण ने शेष दुश्मनों को खत्म कर दिया और उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। तो यह अंत है, युवक ने सोचा। जैसे ही उसकी आंखें फोकस खो बैठी और अंधेरा छा गया, वो खून से लथपथ युद्ध के मैदान में गिर गया। इस क्षण ने साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित किया। विजयनगर साम्राज्य द्वारा बीदर में बहमनी सल्तनत की हार। गुलबर्गा की लड़ाई की विफलता एक महत्वपूर्ण कारक थी, क्योंकि इसने बीदर की ओर साम्राज्य के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध का रुख एक व्यक्ति की वीरतापूर्ण कार्रवाइयों की बदौलत बदल गया, जिसने अकेले ही सल्तनत के घात को विफल कर दिया और घात लगाने वाले बल के नेता सहित 21 बहमनी सैनिकों को मार डाला। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे युवा राजकुमार हर्षदेव राय था।